रहमान रहीम। हाँ जी, देखें वीकेंड गुजरा है और आप लोगों को लास्ट टाइम भी यही बोला था कि कोशिश करें कि जहाँ पे भी टाइम मिले प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, ठीक है। जिस तरह हिस्ट्री टेकिंग है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको फील होता है कि यार वो चीज़ें गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चाहे घंटा मिले 2 घंटा मिले, ठीक है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, सिस्टम में रहेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को चीज़ें और भी आसान होती जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम इज़ वेरी इजी। रियल एग्ज़ाम में जब बंदा जाता है तो बहुत आसान एग्ज़ाम है, बट चीज़ें हमें खुद कॉम्प्लिकेट करनी पड़ती है कि यार ये करना है वो करना है, ठीक है जी। तो कल मैं खुद बैठ के तकरीबन घंटा 1.5 घंटा कि यार प्रीवियस पेपर के अंदर कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हम कर ना पाए। तो जो चीज़ मैंने खुद सोची है, क्योंकि टीचर को पता होता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है। तो यकीन करें कि हम माशाल्लाह जो प्लान कर चुके हैं वो प्रीवियस एग्ज़ाम से कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। और रियल एग्ज़ाम में जब आप फेस करते हैं, आपको वो चीज़ आती है, तो इंसान फिर सेटिस्फाइड होता है कि यार ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग राइट ट्रैक पे जा रहे हैं, बट आप लोगों ने कोशिश ये करनी है टिल टू द एंड पढ़ना है। इवन एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी हो नोस कि जो एग्ज़ामिनेशन आप परफॉर्म करते हैं कल को आपके एग्ज़ाम में वही आ जाए, ठीक है। तो वी डोंट नो, किसी का एग्ज़ाम पहले वीक में होगा, किसी का सेकंड वीक में होगा, क्या पता इस स्टूडेंट को एग्ज़ामिनेशन ऑफ थायराइड आ जाए, तो इसी बंदे को सेम क्लास के दूसरे दोस्त को एग्ज़ामिनेशन ऑफ अपर लिम्ब आ जाए। तो आप लोगों ने हर एक एग्ज़ामिनेशन ऐसी सीखनी है जिस तरह वो मेरे लिए है, ठीक है जी। तो इसमें कोई आप लोगों ने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे दैट इज़ दी स्टेशन फॉर ENT। तो हेडिंग दे दे ईयर नोज एंड थ्रोट, ठीक है। हाँ, ये जो PDF आप लोगों को दिखाऊंगा ये क्लास के बाद ग्रुप में शेयर करके आप लोगों को मिलेगा भी, ठीक है, ताकि आप लोग घर जाके उसको पढ़े भी। लेकिन जो जो मेन पॉइंट्स है क्विकली वो आप लोगों ने नोट करने हैं। तो एग्ज़ामिनेशन जब हम मिसाल के तौर पे ENT की स्टेशन में जाते हैं, इसके डायरेक्ट मार्क्स होते हैं। अगर आप केस को डायग्नोस करते हैं तो आपको फुल बटा फुल नंबर मिलते हैं, ठीक है जी। और इसमें 4-5 चीज़ें हैं जो मोस्ट कॉमनली वो बार बार पूछते रहते हैं। सबसे पहले जो ENT है, ईयर नोज एंड थ्रोट, ये सर्जरी के अलाइड स्टेशन में आता है, ठीक है जी ना, सर्जरी एंड अलाइड। तो जो सर्जरी का अलाइड स्टेशन है उसमें ENT के ऊपर सवाल आता है, ठीक है जी। इसमें देखिए 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब एज अ स्टूडेंट यू मेक श्योर योर माइंड कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम ENT। सो दे आस्क 3 टाइप क्वेश्चन। हाउ मेनी? 3 टाइप। या तो वो आप लोगों को इमेज देंगे, मतलब कोई इमेज उन लोगों ने दिया होगा, मिसाल के तौर पे वहाँ पे लैपटॉप के ऊपर उन लोगों ने चलाया होगा DNS के बारे में, कि इस इमेज को देखकर आइडेंटिफाई करे कि पेशेंट की नेजल डिफॉर्मिटी क्या है, और फिर इसकी 2-3 सिम्टम बताए और आखिर में ट्रीटमेंट बताए, ठीक है जी। या मिसाल के तौर पे अभी जो जुलाई के अंदर एग्जाम हुआ था उसमें नेजल पोलिप्स के ऊपर आया था, ठीक है जी, मतलब नोस्ट्रल के अंदर पोलिप्स दिखाया था, और फिर इसके ऊपर ये पूछा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेजल पोलिप्स, ठीक है जी। तो एंट्रोकॉनल पोलिप्स एंड देयर इज इथुमाइडल पोलिप्स, ठीक है जी। तो आप लोग अगर 3-4 डिफ्रेंशिएशन करते हैं इन दोनों के अंदर तो आप लोग का स्टेशन पास हो जाता है। तो नंबर 1 ENT के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं या तो वो इमेजेस बेस्ड होते हैं, नंबर 1 पॉइंट, या केसेस आते हैं। आप लोगों को सर ने देखा होगा कि यार इस पेज के ऊपर जो केस है वो पढ़ें और इसकी डायग्नोज बताएं। मिसाल के तौर पे उसमें एक पेशेंट है, उसको हेयरिंग लॉस की हिस्ट्री है, क्या है? हेयरिंग लॉस। और इसके नीचे उन लोगों ने दिया है कि ट्यूनिंग फोर्क टेस्ट कराए जिसमें रेनी टेस्ट नेगेटिव है और वेबर टेस्ट लेटरलाइज इस साइड पे कर रहे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन दी गिवन केस आप फिर डायग्नोस करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है जी। या कभी कभार वो आप लोग को बताते हैं एमएच प्लस केस होता है। एमएच प्लस केस से मुराद ये है, बात सुने, कि अगर एक पेशेंट है उसको सोर थ्रोट है, उसकी थ्रोट इन्फेक्शन है और खाना खाते वक्त उसको दिक्कत हो रही है, डिस्फेजिया है, और पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है, लेकिन जब हम ओरल एग्जामिनेशन करते हैं तो उनकी फिर बताई कि फाइंडिंग ये है, तो उस सामने उन लोगों ने पैलेटाइन टॉन्सिल के ऊपर मतलब कोई पस वगैरह या इन्फेक्शन दिखाई होगी, तो दैट विल बी अक्यूट टॉन्सिलाइटिस। वो क्या है? अक्यूट टॉन्सिलाइटिस। तो कहने का मतलब या तो डायरेक्ट इमेज देते हैं, इसको आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करें, या वो केस देते हैं और केस के ऊपर आप लोगों ने डायग्नोस करनी है, या वो केस भी देते हैं और साथ कहते हैं कि इस मरीज की फिर हमने ये पिक्चर निकाली है, तो आप केस को पिक्चर के साथ रिलेट करके बताएं कि इसकी डायग्नोसिस क्या है, ठीक है जी। तो 2 तरह के सिम्टम।
और एक आता है इंस्ट्रूमेंट। मिसाल के तौर पे ओटोस्कोप पड़ा होगा, ठीक है जी, जिसके ऊपर हम ईयर को चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे टूडिकाम स्पेकुलम, ये जो टूडिकाम स्पेकुलम है इसके ऊपर हम राइनोस्कोपी करते हैं। ये भी आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाएंगे भी और इनकी इमेजेस भी दिखाएंगे, ठीक है जी। तो कहने का मतलब या तो ईएनटी में जो यूज्ड होने वाली इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में सवाल आ सकता है, ठीक है जी। तो ये जनाब 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, केसेस भी हो सकते हैं या इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, ठीक है जी। इनमें से मेंटली आप लोगों ने तीनों के लिए प्रिपेयर होना है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसमें अगर हम देखते हैं ईएनटी के अंदर जो पहली चीज है ये वाला बी 1-2 दफा आया है, ठीक है जी। आप लोगों ने करना क्या है, जब आप इमेज को देखते हैं यू हैव टू टेक 10 to 15 सेकंड टाइम एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द लीजन प्रॉपरली। कभी कभार हम जल्दी करते हैं, जल्दी करने में कुछ बोल जाते हैं लेकिन उसका रियल आंसर नहीं होता। तो कोशिश करें जहाँ पे आप टाइम लेंगे तो आपको आंसर करने में आसानी होती है। और नंबर 2, जहाँ पे आप एक ऐसी इमेज देखते हैं जहाँ पे आप समझते हैं कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सेफ साइड पे रहने के लिए आप उन पर्टिकुलर इमेज की डिफरेंशियल डायग्नोज बनाया करें कि भाई इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये हो सकती है। कंफर्म करने के लिए हमें मजीद हिस्ट्री चाहिए, हमें मजीद फाइंडिंग चाहिए, ठीक है जी। तो अ गुड स्टूडेंट शुड मेक डिफरेंशियल डायग्नोसिस व्हाइल सीइंग द इमेज इफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट फील कि यार इसके डायग्नोसिस 2 से 3 हो सकते हैं, ठीक है जी। अब इस इमेज को देखते हैं और से सुने, दैट इज द आरिकल। ये क्या है, आरिकल है। ये कान का बाहर वाला हिस्सा है, इसको हम पिन्ना भी कहते हैं, इसको हम आरिकल भी कहते हैं। अगर हम देखें इस आरिकल का ये जितना भी हिस्सा है दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज है। अब इस कार्टिलेज को जब इंजरी होती है, ब्लंट ट्रॉमा होता है, तो ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर जो छोटे छोटे विसल्स होते हैं दे कैन ब्लीड। वो क्या करते हैं, ब्लीड करते हैं। और जब विसल से ब्लीडिंग होगी तो ब्लड निकल आएगी कि नहीं, और वो ब्लड जब विसल से निकल कर बाहर क्लाट बनती है इसको हीमाटोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमाटोमा। वी कैन से collection of blood outside the blood vessel is called a hematoma। अब ये जो हीमाटोमा है, ये जो स्वेलिंग है, ये तो अरिकुलर लेवल पे है, तो हेडिंग दे दे अरिकुलर हीमाटोमा। ये क्या है, अरिकुलर हीमाटोमा। कि भाई ऐसी कलेक्शन ऑफ ब्लड जो आरिकल के अंदर हो, पिन्ना के अंदर हो, कान के सामने वाले हिस्से में हो, तो इसको हम अरिकुलर हीमाटोमा कहते हैं, ठीक है जी। इसकी एमसीसी कॉमन काज जो है वो अरिकुलर ट्रोमा है। क्या है, अरिकुलर ट्रोमा। आप लोग मतलब खुद समझते हैं, ये रेसलर के अंदर होता है, बॉक्सर्स के अंदर होती है, ठीक है जी। आरटीए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद होती है, या डायरेक्ट पंच इनटू द आरिकल, आरिकल को डायरेक्ट पंच लगने से, इन सब को कहते हैं दीज आर द डिफरेंट पैटर्न ऑफ अरिकुलर हीमाटोमा। ये अरिकुलर हीमाटोमा की डिफरेंट पैटर्न है फॉर द अरिकुलर ट्रोमा। मतलब चाहे वो बॉक्सर में हो, रेसलिंग में हो, मार्शल आर्ट्स के अंदर हो, इन सब के अंदर अगर पंच लगने से ब्लड कलेक्शन होती है अरिकुलर लेवल पे, तो इसको हम अरिकुलर हीमाटोमा कहते हैं, ठीक है जी। अरिकुलर हीमाटोमा इस क्लिनिकली डायग्नोस, देखने से पता चलता है कि अरिकुलर क्या है, हीमाटोमा है, ठीक है जी। अब इसमें जो आरिकल की ओवरऑल शेप है इट बिकम डीरेंज एंड दैट लुक लाइक कॉलीफ्लावर अपीयरेंस। कौन सी, कॉलीफ्लावर, जिस तरह गोभी की तरह। मतलब आप लोग क्या करेंगे, आज घर जाके अरिकुलर हीमाटोमा के मजीद पिक्चर देखने हैं, स्पेशली फ्रॉम दी गूगल साइट एनीवेयर। इवन जब हम MRCP पार्ट 2 की तैयारी भी करते हैं तो हमें यह सिखाया जाता है कि अगर एक इमेज है और आप उस इमेज के साथ मजीद देखना चाहे, द बेस्ट सोर्स इज गूगल। अब गूगल पे जाके यार सर्च करें कि अरिकुलर हीमाटोमा के पिक्चर किस किस तरह के आ सकते हैं, ताकि आपका एक विजुअल बने, आपका एक माइंड बने कि कल को इस तरह का अगर कभी भी मुझे क्वेश्चन आएगा तो मैं आंसर करूंगा कि अरिकुलर हीमाटोमा है। इसमें जो मरीज आते हैं इसकी एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आज मैं सुबह सवेरे उठ गया तो मेरे कान से तो ये बन गया है, मतलब मुझे तो परेशानी हो गई कि मेरे कान को क्या हुआ। लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो उसने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इस तरह कोई पंच वगैरह का ही होती है कान के ऊपर, या तो वो बॉक्सर होता है, कहते हैं कि मेरे 3 दिन पहले मुकाबला हुआ है, 2 दिन पहले मुकाबला। तो एक्चुअली जिस दिन अरिकुलर ट्रोमा होता है, ट्रोमा के बाद जो वेसल ब्लीड करते हैं तो उससे ब्लीडिंग होने में और उस ब्लड को बाहर आके कलेक्ट होने में 2 से 3 लगने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हीमाटोमा डेवलप
आफ्टर दी अरिकुलर ट्रोमा 2 to 3 days लेटर। इसका मतलब यह है 2 से 3 दिन 4 दिन के बाद जो है वो मतलब बाद आती है, ठीक है। इसमें जब पेशेंट आते हैं उसकी ट्रीटमेंट जो होती है इंसिजन एंड ड्रेनेज, जो डॉक्टर होता है वो उसको इंसाइज करता है और जो क्लॉटेड ब्लड कलेक्ट हुई है उसको क्या करता है, ड्रेन करता है। तो इंसिजन एंड ड्रेनेज इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर अरिकुलर हीमाटोमा। और आप यहाँ पे बाज बच्चों से एक सवाल पूछते हैं कि अगर हम अरिकुलर हीमाटोमा को डील ना करें या ट्रीट ना करें, व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट इज अ कॉम्प्लिकेशन। तो होता ये है, ये जो आरिकल है ना, यहाँ पे जो कार्टिलेज है इसकी बाहर की तरफ लेयर को हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकोन्ड्रियम। और ये जो ब्लड है ये उस पेरिकोन्ड्रियम को इरिटेट कर सकती है और जहाँ पे ब्लड क्लॉट बनती है वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच कंडीशन अरिकुलर हीमाटोमा इज अरिकुलर पेरिकोन्ड्राइटिस। वो क्या है, पेरिकोन्ड्राइटिस। मतलब जो पेरिकोन्ड्रियम है या कार्टिलेज की जो आउटर लेयर है उसकी इन्फ्लेमेशन के चांसेस ज़्यादा होती है, ठीक है जी। और नंबर 2 अरिकुलर इन्फेक्शन, इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकती है। और दूसरी बात दैट इज कॉल्ड अरिकुलर डिफॉर्मिटी, क्योंकि कान का जो ओवरऑल शेप है वो खराब हो जाती है। सो दैट इज अरिकुलर डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी है उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का पिक्चर आ जाए तो 2-3 चीज़ें बोल भी सकोगे या आप लोग को हम पीडीएफ भी देंगे और आप लोग पिक्चर को देख के मालूम कर सकते हैं कि इसकी जनाब आंसर क्या है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम मिसाल के तौर पे डिस्कस करते हैं, एक तो हमने अरिकुलर हीमाटोमा जो है ना वो डिस्कस की है। और इसके बाद एक और चीज़ आता है कि कभी कभार ये बहुत रेड दिखाते हैं, ये जो स्वेलिंग है कभी कभार रेड आता है तो वो रीसेंट इन्फेक्शन होती है। इट इज अ साइन ऑफ पेरिकोन्ड्राइटिस, क्योंकि इसमें पैर टेंडरनेस भी होती है, रेडनेस भी होती है, स्वेलिंग भी होती है और अरिकुलर टेंडरनेस भी होती है। जब आप उस एरिया को टच करते हैं तो पेशेंट को क्या होता है, पेन भी होता है, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों ने यहाँ से सीखने हैं, ठीक है जी। एक तो आप लोगों ने ये याद किया है, ओके। अब इस कभी कभार अगर आप लोगों को एक ऐसी पिक्चर दिखाए जिसमें मिसाल के तौर पे मतलब बिल्कुल कान हो ही ना, मतलब कान एब्सेंट होती है, उसको एनोशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोशिया, ठीक है। इसका मतलब ये है किधर से चला, ये वाला, ओके, ये वाला, और मिनट, बताए ना क्या करना है यार। ये मेरे ख्याल में इधर से ही होता है लेकिन तो एग्जैक्ट होम की तरफ जाएगा, ये कॉपी की तरफ जाएगा, ये बैक की तरफ जाएगा। एक मिनट सर, बैक की तरफ जाएंगे, ये नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट ऑप्शन था, नेक्स्ट ऑप्शन आके तो वो चला गया। ये तो होम पे जाएगा, बैक पे जाएगा। ये तो कट नहीं करना ऊपर जो क्रॉस है। ये वो ऑडियो है। व्हाइट बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे क्या, आप करें, व्हाइट बोर्ड पे। वो किधर रखिए,
ये फोल्डर किधर की? ये PDF। हाँ दोबारा मैं करता हूँ डिलीट आईडी लगता है ये वाला मैंने क्लिक किया था ना, इधर से होना चाहिए था। हाँ ठीक है, पीछे आ जाए ना, आगे ना जाए। नहीं अब किस पे दिया ये हो गया नीचे वाला, अभी नीचे से ऊपर करेंगे सर, नेक्स्ट या ओके जी। सो देखिए इस इमेज के अंदर ये भी क्या है, अरिकुलर हीमाटोमा है। ठीक है जी, जो फर्स्ट वाले में था इसमें माइल्ड हीमाटोमा है। इसमें कभी कभार पूरे कान में जो है वो ब्लड की कलेक्शन आती है, लेकिन नंबर ऑफ पिक्चर आप लोगों ने 5-10 देखने हैं कि अरिकुलर हीमाटोमा के ऊपर अगर सवाल आता है तो आप लोगों को डायरेक्ट पता चलता है कि यार इसमें कलेक्शन ऑफ ब्लड है, लेकिन इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो अरिकुलर ट्रोमा है, कि ट्रोमा की हिस्ट्री के बाद अगर इस तरह की प्रेजेंटेशन आती है तो यू पीपल मस्ट नो दैट इज टुवर्ड अरिकुलर हीमाटोमा। ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, ठीक है ना, इसका मुझे तरीका नहीं पता। हाँ आप इधर आके बैठे ना, आप करते रहे, ठीक है ना। ओके जी, तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, बस इधर बैठे। ओके बस बात है। ओके जी, सो अब इस पिक्चर को देखे लिखे जनाब, नेक्स्ट कंडीशन फॉरेन बॉडी। ठीक है ना, फॉरेन बॉडी इन द एयर। ठीक है कि फॉरेन बॉडी के ऊपर भी सवाल आता है कि फॉरेन बॉडी इन द एयर, ये भी कभी कभार वो एग्जाम के अंदर सवाल देते हैं कि एनी फॉरेन पार्टिकल दैट इज ऑब्स्ट्रक्ट इन द एयर दैट इज कॉल्ड ऑफ फॉरेन बॉडी, इसको हम फॉरेन बॉडी कहते हैं। तो नीचे आप लोग जस्ट 1-1-2 वर्ड में लेके लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी। कभी कभार जो फॉरेन बॉडी है एयर के अंदर वो लिविंग भी हो सकती है और वो नॉन लिविंग भी हो सकती है। जो लिविंग फॉरेन बॉडी है वो इंसेक्ट्स की शक्ल में हो सकती है, इवन मॉस्किटोस की शक्ल में हो सकती है। ठीक है जी। और जो नॉन लिविंग फॉरेन बॉडी है वो बच्चों के अंदर, मतलब जिस तरह ब्रोकन एंड ऑफ द चाक वगैरह हो सकते हैं, मतलब सीड्स ऑफ राइस वगैरह हो सकती है। ठीक है जी। मेटालिक बॉल बेयरिंग हो सकती है। और जो बड़े होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन जो होती है ब्रोकन एंड ऑफ द मैच स्टिक। ठीक है, जिस तरह मैच स्टिक वगैरह हम कान की सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई एंड जो है ना वो ब्रोक हो जाता है, वो भी कान के अंदर रह सकता है। ठीक है जी। तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फॉरेन बॉडी आ सकती है, लेकिन फॉरेन बॉडी अगर मिसाल के तौर पे कान के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन करे, इट विल रिजल्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये क्या कराती है? कंडक्टिव हियरिंग लॉस। और आप लोग को मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर, इन दोनों की पैथोलॉजी में अगर हियरिंग लॉस होती है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। ठीक है जी। तो फॉरेन बॉडी के अंदर कंडक्टिव हियरिंग लॉस होती है। और दूसरी बात विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉरेन बॉडी की मैनेजमेंट क्या है, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं और फॉरेन बॉडी की ट्रीटमेंट क्या है। नंबर 1, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी, कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ठीक है, अगर लिविंग है, कोई इंसेक्ट्स वगैरह है, फर्स्ट किल दैट फॉरेन बॉडी। पहले हम क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी को किल करते हैं। हम कोशिश ये नहीं करते कि जो लिविंग फॉरेन बॉडी है उसको डायरेक्ट निकाले। अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो वो भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है, चाहे वो इंसेक्ट है चाहे मॉस्किटो है, वो अंदर की तरफ कोशिश करेगी, आप बाहर निकालने की कोशिश करेगी तो पेशेंट को इरिटेशन होगी। इवन के जो ऑरिकुलर म्यूकोजा है इसकी इंजरी से मतलब ब्लीडिंग हो सकती है। और फॉरेन बॉडी अगर आप ज़्यादा छेड़ेंगे वो अंदर की तरफ जाएगी, आप बाहर की तरफ निकालेंगे तो उससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी डैमेज हो सकती है। कौन सी चीज़? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इसलिए कहते हैं कि फॉरेन बॉडी अगर लिविंग है, फर्स्ट ट्राई टू किल दैट फॉरेन बॉडी। उसको क्या करते हैं? किल करते हैं। कैसे किल करते हैं? नंबर 1, मस्टर्ड ऑयल। अब कोई भी मस्टर्ड ऑयल जो है, सरसों का तेल, इसके 2 कतरे कान में डालें, इससे फॉरेन बॉडी यूजुअली मर जाती है। ठीक है जी। तो मस्टर्ड ऑयल डालने से इवन हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इसकी सोल्यूशन मिलती है, ये भी फॉरेन बॉडी को किल करते हैं। पेशेंट जब आती है ना फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन में, वो कहते हैं कि स्पेशली गर्मियों के मौसम में जब लोग बाहर सोते हैं तो वहाँ पे फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस ज़्यादा होती है। तो मरीज़ कहता है कि इसकी कान में इरिटेशन है, इसकी कान में ऐसा फील होता है कि कोई नॉइजी मसी जो है ना फीलिंग आ रही है, क्योंकि जो फॉरेन बॉडी अंदर गई है और वो लिविंग है, वो तो निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो निकल नहीं आती।
तो पेशेंट को इरिटेशन होगी कि नहीं, पेशेंट को ऐसा फील होगा कि देयर इज सम नॉइज सेंसेशन इन द एयर। ये सारी सिम्टम इसके अंदर होती है लिविंग फॉरेन बॉडी में। तो हम पहले पेशेंट को कहते हैं कि उसको रिलैक्स कराते हैं और फिर फॉरेन बॉडी को किल करते हैं। किल करने के बाद क्या करते हैं, पेशेंट जब स्टेबल हो जाए, उसकी इरिटेशन कम हो जाए, देन वी हैव टू रिमूव दैट फॉरेन बॉडी। आप नीचे लेके क्रोकोडाइल फोर्सिप यूज करते हैं, ठीक है जी। फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए ENT में जो फोर्सिप यूज होता है कॉमनली, उसका नाम है क्रोकोडाइल फोर्सिप, CROCODILE, ठीक है जी। क्रोकोडाइल फोर्सिप यूज करते हैं। कुछ लोग सक्शन से भी करते हैं, बट सक्शन के नुकसानात ये है कि अगर वो नेगेटिव इंट्रा टिम्पेनिक प्रेशर डेवलप करे तो उससे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डैमेज भी हो सकती है। सो द बेस्ट वे टू डील विद फॉरेन बॉडी टू रिमूव दैट इज क्रोकोडाइल फोर्सिप, ठीक है जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभार वाइवा क्वेश्चन आता है कि अगर एक ऐसी फॉरेन बॉडी है जिसकी सरफेस स्मूथ होती है, क्या होती है, स्मूथ, तो स्मूथ फॉरेन बॉडी को पकड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप उसको पकड़ते हैं तो वो आपसे स्लिप हो जाती है, फिसल जाती है और डीपर की तरफ जाती है। तो ऐसी फॉरेन बॉडी जो आप कोशिश करने के बावजूद भी रिमूव ना करे या उसकी सरफेस स्मूथ होती है, सो दैट हैज टू बी रिमूव लेटर अंडर GA। हम क्या देते हैं, GA, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं और उसके थ्रू हम फॉरेन बॉडी को रिमूव करते हैं, ठीक है जी। सो फॉरेन बॉडी के बारे में ये 2-3 चीजें हैं, एंड दैट मेनली ऑब्स्ट्रक्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। किधर को, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये हमारे पास क्या है, वन ऑफ द काज फॉर कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है जी। इसको चेंज करें। तो ये हमारे पास जो है फॉरेन बॉडी के बारे में मेन पॉइंट्स है, ठीक है जी। इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है जी। ब्लैक एरिया, ओके जी, ये चेंज करें ना, ओके। तो ये दो, इसके बाद नेक्स्ट आता है ना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसको तो नहीं किए, कौन से पीर खाएंगे फॉरेन बॉडी, आई थिंक सर ये था। हाँ। अब देखे ये इंसेक्ट है, इस तरह की चीज आ जाए, ठीक है ना। आप लोगों को जस्ट ये विजुअल करने के लिए देखिए, आप लोग को दिख भी रहे कि इंसेक्ट है जो एयर के अंदर गई है, ठीक है। तो इस तरह का अगर वो बताए कि डायग्नोज बताएं, तो आप अगर कोई लेके कि फॉरेन बॉडी, फिर भी ठीक है। बट अगर आप कहें कि लिविंग फॉरेन बॉडी, तो ये मोर स्पेसिफिक हो जाती है कि जो नेचर है फॉरेन बॉडी की वो बतानी है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं कि इस फॉरेन बॉडी की नेचर क्या है, सो दैट इज अ लिविंग फॉरेन बॉडी, ठीक है जी। और लिविंग फॉरेन बॉडी इरिटेबिलिटी, और इसके अंदर जो पेशेंट होता है उसमें कान के अंदर ईचिंग की हिस्ट्री भी आती है। कभी कभार क्या होता है, पेशेंट कहता है कि उसके कान में ईचिंग हो रही है, तो हम ये समझते हैं कि उसको कोई फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होती है वहाँ पे ईचिंग के चांसेस ज़्यादा होती है। आप लोगों ने नाम सुना होगा ओटोमाइकोसिस, कौन सी, ओटोमाइकोसिस। तो ओटोमाइकोसिस के अंदर भी मतलब फंगल इन्फेक्शन में भी ईचिंग होती है। बट यहाँ पे जो फॉरेन बॉडी है दे ट्राई टू क्रॉल, ये क्रॉल करती है और उस क्रॉलिंग की वजह से भी ईयर के अंदर क्या आती है, ईचिंग आती है, इरिटेबिलिटी आती है, ईचिंग आती है। लेकिन सिंपल मीनिंग ये समझाने जा रहा हूँ कि जब भी हम फॉरेन बॉडी लिविंग डील करते हैं तो पहले उसको किल करते हैं और किल करने के बाद उसको हम रिमूव करते हैं, ठीक है जी। डू नॉट ट्राई टू रिमूव इन द सेम फॉर्म, ठीक है, चेंज कर दें। तो ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, ठीक है। वेट क्या कर थोड़ा सा मेरे ख्याल में, तो हाँ। अब देखिए इस पिक्चर में 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पिक्चर के अंदर आप लोगों को दिखाया गया है ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है जी ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसमें अगर आप लोग को मैं थोड़ा सा ये बता दूं, यहाँ पे देखिए ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि नहीं, ये जो हेयर्स है ना, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर होते हैं, ठीक है जी। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। मतलब सबसे पहले आप लोग ये माइंड बनाएं कि द पार्ट ऑफ ईयर दैट वी सी फ्रॉम द आउटसाइड दैट इज आरिकल, ये क्या है, आरिकल है। फिर आरिकल के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है और जाके आखिर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। तो कितनी बातें बताई, 3। एनीवन कैन रिपीट, आरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल एंड पेनिक मेम्ब्रेन। इन 3 चीजों को कलेक्टिवली एक्सटर्नल ईयर कहते हैं। अब सवाल यह है कि जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसका एक आउटर 1/3 है और एक मिड इनर 2/3 होता है। जो आउटर 1/3 है, आउटर मीन बाहर वाला, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का बाहर वाला हिस्सा है वो तो आरिकल की तरफ है और आरिकल कार्टिलेजिनस है।
तो वो कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, और जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाली साइड पे है उसको बोनी पार्ट कहते हैं। अब जो हमारा कान का अंदर वाला हिस्सा जैसे स्टार्ट होता है वहां पे हेयर फॉलिकल होते हैं। क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल। और उस हेयर फॉलिकल का मतलब यह होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का बाहर का हिस्सा है, इसके अंदर मतलब वैक्स बनते हैं। क्या बनते हैं? वैक्स बनते हैं। और वैक्स बनना फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है। वैक्स हर एक बंदे में बनते हैं, लेकिन ये मतलब खत्म भी होते हैं, जैसे बनते हैं खत्म भी होते हैं। अगर वैक्स ज्यादा बन जाए और वो कान के अंदर स्टक हो जाए, कान को बंद करें, उसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड वैक्स। क्या कहते हैं? इम्पैक्टेड। तो ये लिखे IMPACTED, इम्पैक्टेड वैक्स। ठीक है जी। और आप लोग को लास्ट टाइम ये बताया था जो इम्पैक्टेड वैक्स होते हैं इसको हम सेरोमिन भी कहते हैं। CERUMIN, CERUMIN। तो सेरोमिन इज आल्सो नोन एज इम्पैक्टेड वैक्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो अगर आप लोग वहां पे पेपर पे लेके इम्पैक्टेड वैक्स और ब्रैकेट में लेके सेरोमिन, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग की जो इंप्रेशन है वो अच्छी जाएगी। ठीक है जी। कभी कभार इस तरह वो पिक्चर दिखाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट, अगर इस तरह की पिक्चर देखने से आप कंफ्यूज होते हैं कि यार इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है जी, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी डिफरेंशियल डायग्नोज बना सकते हैं। इम्पैक्टेड वैक्स की जो पेशेंट आते हैं वो यूजुअली ओटोमाइकोसिस की तरह नजर आते हैं। ठीक है ना, मतलब जो फंगल इन्फेक्शन होती है एयर के अंदर वो भी ब्लैकिश नजर आती है। ठीक है जी। आप लोगों ने या व्हाइटिश भी होती है, ब्लैकिश भी होती है, डिपेंड अपॉन द फंजाई व्हिच इज कॉज दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शन। आप लोगों ने कैंडिडा एल्बेकन का नाम सुना है कि नहीं? अगर वो इन्फेक्शन कराए तो व्हाइट लेजन कराती है। इस तरह फिर फ्यूमिगेटस है, ठीक है, नाइगर है, तो डिफरेंट, कोई ग्रीन कराती है, कोई ब्लैक कराती है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब यह है इम्पैक्टेड वैक्स में, और से सुने प्लीज, इसमें दो तरह की चीजें हैं। हाउ टू डिफरेंशिएट ये ओटोमाइकोसिस है या इम्पैक्टेड वैक्स है। एक तो वहां पे जो क्लियर कट पिक्चर नजर आएगी उससे आप लोग अंदाजा लगाएंगे। दूसरी बात, उसके साथ अगर हिस्ट्री ना हो तो आप सर को बता सकते हैं, अगर वो पूछे कि कैसे डिफरेंशिएट, कि अगर ये ओटोमाइकोसिस होती तो पेशेंट की हिस्ट्री इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता। ठीक है जी। क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर ज्यादा कॉमन है, या फंगल इन्फेक्शन उस जगह के अंदर ज्यादा होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होती है। जो एरिया, मिसाल स्विमर्स वगैरह स्विमिंग करते हैं तो मॉइस्चर एरिया के अंदर, मॉइस्ट एरिया के अंदर फंगल स्पीशीज जो होते हैं वो ज्यादा ग्रोथ करते हैं एज कंपेयर टू ड्राई एरिया। जिस बंदे को भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं हम क्या कहते हैं, कीप दैट एरिया ड्राई, उस एरिया को ड्राई रखे, क्योंकि ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर फंगल इन्फेक्शन ग्रो तो नहीं करते। ठीक है जी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने सीखना है। तो घर जाके आप लोगों ने मल्टीपल पिक्चर देखने हैं इम्पैक्टेड वैक्स के ऊपर। ठीक है जी। इम्पैक्टेड वैक्स की जो मैनेजमेंट है वो लेके, इम्पैक्टेड वैक्स को हम मैनेज कैसे करते हैं। पहले तो आप लोगों को यह भी पता है कि ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को क्या करती है, ब्लॉक करती है। तो इट इज आल्सो द कॉज ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस का मतलब एक काज है, क्योंकि एक्सटर्नल एयर को ये डैमेज करती है। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, नंबर 1, अगर आप लोग इस तरह ट्रीटमेंट बताएंगे, स्टार्ट अच्छा करेंगे, दैट विल क्रिएट अ गुड इंप्रेशन। मीन मेक द वैक्स फर्स्ट सॉफ्ट, जो वैक्स है उसको पहले क्या करेंगे, सॉफ्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप हार्ड वैक्स को रिमूव करेंगे ना तो इससे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं। एक तो मरीज आपको अलो नहीं करेगा, और जो हार्ड वैक्स है अगर आप उसकी सक्शनिंग करेंगे तो वो बहुत सख्त है, आप उसको जोर से रिमूव करेंगे तो एक तो मरीज को दर्द हो सकता है, दैट इज ओटाल्जिया, उसको क्या कहते हैं, ओटाल्जिया, या मरीज को इरिटेबिलिटी हो सकती है। और जब आप सख्त वैक्स को निकालने गए तो आप प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेंगे, और वो प्रेशर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट कर सकती है। ठीक है जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम वैक्स को पहले सॉफ्ट करें, और जब सॉफ्ट वैक्स होगी वो आसानी से रिमूव होगी, सक्शन के जरिए उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्चुअली अब जब सक्शन करते हैं तो पानी जो है ना हम यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, और उसके साथ हम उस वैक्स को रिमूव करते हैं। तो मतलब बाय पुटिंग नियर टू द पेशेंट किडनी ट्रे, क्या रखते हैं, किडनी ट्रे, कि जो पानी वगैरह या जो वैक्स वगैरह आ रही है वो हम किसके अंदर कलेक्ट करते हैं, किडनी ट्रे। मतलब किडनी ट्रे आप लोगों ने देखी होगी, छोटी सी आती है, मरीज को पकड़ाते हैं कि अपने कान के साथ नजदीक रखे, और हम सक्शन के जरिए जो गंद है, जो वैक्स है, उनको हम कान से रिमूव करते हैं। ठीक है जी। कभी कभार ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। अब आप हार्ड वैक्स को सॉफ्ट कैसे करते हैं, हम वैक्स एड देते हैं, वैक्स एड एयर ड्रॉप आते हैं, वैक्स एड के नाम से आता है। ठीक है जी। ये वो एयर ड्रॉप है
अगर मरीज को हम कहे कि हर 3 घंटे के बाद 5-5 कतरे डाले कान के अंदर, तो उसकी जो वैक्स हार्ड हो चुकी है वो क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और मरीज को कहते हैं 3 दिन के बाद दोबारा आना है ताकि हम फिर से देखें कि कितनी इसमें फर्क आई है। ठीक है जी। अब गौर से सुने, कभी कभार मरीज कहता है कि जब मैं वैक्सेट ड्रॉप डालता हूँ कान के अंदर तो मुझे 3-4 दिन के बाद वो समझता है कि उसके कान में दर्द बढ़ गया है या उसके कान में अब दर्द ज्यादा हो गया है। इसकी एक वजह है कि जो हार्ड वैक्स है, जो चीज हार्ड होती है वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है। अगर आप उस हार्ड चीज को पिघलाएंगे तो वो मतलब फिर स्पेस ज्यादा घेरेगी कि कम, ज्यादा घेरेगी। और ज्यादा स्पेस घेरने की वजह से वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे आर्जी तौर पे टेम्परेरी क्या क्रिएट करेगी, प्रेशर। उसकी वजह से जब भी हार्ड वैक्स सॉफ्ट होती है तो मरीज को थोड़ा सा दर्द कराती है। ठीक है जी। तो एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैक्सेट आपने पेशेंट को दी है उसका कोई साइड इफेक्ट है या जो वैक्सेट आपने दी है वो काम नहीं कर रहा, नहीं। जब हार्ड वैक्स सॉफ्ट होती है तो वो नेगेटिव टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो है ना प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे पेशेंट को टेम्परेरी पेन होती है। ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, जो वैक्स है ना, वैक्स अगर आपसे सवाल पूछा जाए वाइवा में कि डॉक्टर साहब मतलब इमेजिन करें कि जो वैक्स हार्ड थी उसका कुछ परसेंट सॉफ्ट हो चुकी है बट स्टिल ऑल वैक्स जो है ना वो सॉफ्ट हो नहीं हुई है, व्हाट यू विल डू। सर जितना एरिया मैं समझता हूँ कि वो सॉफ्ट हो चुकी है उनको रिमूव करेंगे, और जो हार्ड वैक्स है उसको फिर भी ट्राई नहीं करेंगे कि रिमूव करें। वी विल वेट फॉर 2 to 3 days मोर। समझ रहे कि नहीं, कि जो वैक्स सॉफ्ट होती रहती है उनको रिमूव करेंगे, जो हार्ड वैक्स है उनको फिर भी हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। आप खुद सोचे, एक मिसाल के तौर पे एक गेटवे है, एक रास्ता है, उसके अंदर बहुत सारा गन जो है इकट्ठा हुआ था, तो उसने उस रास्ते को ब्लॉक किया था कि नहीं, तो मतलब इस पे लोग नहीं जा रहे थे। कान के अंदर जो साउंड वेव्स है उसके लिए जो दरवाजा है वो बंद था। अब जब आप उस गंद को, इस वैक्स को रिमूव करेंगे तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है वो ओपन हो जाएगी कि नहीं, तो फिर बंदे की जो कैपेबिलिटी है हियरिंग की वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी। फिर पेशेंट इसके बाद सही तरीके से सुन सकेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, चेंज करें। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने वैक्स के लिहाज से जो पॉइंट आते हैं वैक्स में, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। ठीक है जी। ठीक है तो नहीं, हाँ अब और कोई एडवाइस? इसका कोई सेटिंग पूछना पड़ेगा, लेकिन इसका ऑप्शन वैसे इधर आना चाहिए। नहीं, ये इसकी सेटिंग हमें समझ नहीं आ रही कि इसको नेक्स्ट के लिए फिर इसको कर लेंगे सही। हाँ डबल पे तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है। अब देखें इस पिक्चर को थोड़ा सा आप गौर से देखें, और ये पिक्चर मतलब एग्जाम से जो रियल पिक्चर है ना इसी तरह आती है। आप अगर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, इसकी पहचानने का तरीका है, इसके अंदर यहाँ पे हेयर्स है, क्या है, हेयर्स है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है इसका जो आउटर 1/3 होता है इसके अंदर हेयर्स होती है। फिर इसमें देखें यहाँ पे ब्लैकिश एरिया नजर आ रही है, लेकिन साथ में ये व्हाइटिश डॉट भी है। ठीक है जी। ये जो व्हाइटिश डॉट होती है ये फंगल हाइपी है, क्या है, फंगल हाइपी, और ये एक किस्म की कैंडिडा इन्फेक्शन है। ठीक है जी। क्योंकि कैंडिडा जो इन्फेक्शन है उसके अंदर व्हाइटिश लीजन आती है, तो कैंडिडा मतलब यह है एल्बिकन। ठीक है। ये जब इन्फेक्शन कराती है कान के अंदर कहीं पे भी, तो मतलब यह है कि इस तरह की व्हाइटिश जो है वो हाइपी हमें शो होती है, और इसको हम कहते हैं ओटोमाइकोसिस। क्या कहते हैं, ओटोमाइकोसिस। ओटो मीन ईयर, माइकोसिस मीन द इन्फेक्शन काज्ड बाय फंजाई, तो मतलब दैट इज कॉल्ड ओटोमाइकोसिस एंड दैट इज यूजुअली मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय कैंडिडा स्पीशी। लेकिन एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि जो कैंडिडा स्पीशीज होती है उसको या फ्यूमिगेटस वगैरह या और फंजाई जो है, जब तक हम उससे कल्चर नहीं करेंगे तब तक हम डायग्नोजो नहीं कर सकते। तो इट मे बी एनी टाइप ऑफ फंजाई, बट इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें जो पेशेंट आते हैं उसको तो ईचिंग भी होती है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी हो सकती है, या तो पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होता है, डायबिटिक वगैरह होता है, या पेशेंट को ये प्रॉब्लम पोस्ट एंटीबायोटिक थेरापी होती है। मिसाल के तौर पे किसी डिजीज के लिए मरीज ने एंटीबायोटिक इस्तेमाल की है, अब वो डिजीज के लिए एंटीबायोटिक नहीं ले रहा, लेकिन एंटीबायोटिक यूज के बाद पेशेंट को मतलब ये प्रॉब्लम्स हो चुकी है, क्योंकि एंटीबायोटिक लॉन्ग रन में यूज करने से इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट हो सकती है कि नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक यूज रिजल्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट।
तो या तो पोस्ट एंटीबायोटिक थेरापी की हिस्ट्री होगी, या कोई डायबिटिक पेशेंट की हिस्ट्री होगी, या क्रोनिक स्टीरॉयड यूज की हिस्ट्री होगी। इन सब के अंदर जो इम्यून रिस्पांस है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, और लो या वीक इम्यून रिस्पांस की वजह से ओटोमाइकोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें ओटोरिया भी होता है। इस पेशेंट को कभी कभार ईयर डिस्चार्ज की हिस्ट्री होती है, और जब इन्फेक्शन फंगल होती है तो उसमें फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती है। क्या होती है, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होती है, ठीक है जी। इसमें माइल्ड फीवर होती है, और इसमें पेशेंट को इरिटेशन होती है और ईचिंग भी होती है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन के अंदर ईचिंग भी होती है। जिस तरह हम कहते हैं एलर्जी में, एलर्जिक के अंदर ईचिंग होती है, तो फंगल इन्फेक्शन कैन आल्सो कॉज ईचिंग इन द ईयर। तो देखें, इरिटेबिलिटी, ईचिंग, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, मतलब सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन द ईयर। मरीज को ऐसा लगता है कि इसकी कान कहीं पे ऐसा बारी बारी है, क्योंकि इसकी पूरी एरिया ऑब्स्ट्रक्ट होती है, और साथ में इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट। इसके साथ अगर इस तरह की मतलब पिक्चर आती है, थिंक अबाउट किया हमारे पास क्या है, ओटोमाइकोसिस है, ठीक है जी। इसको करें। ओके, नीचे ट्रीटमेंट लेके क्लोट्रीमाजोल ईयर ड्रॉप, ठीक है, क्लोट्रीमाजोल देते हैं, या मिसाल के तौर पे फ्लूकोनाजोल देते हैं। जो एंटी फंगल ईयर ड्रॉप है वो हम पेशेंट को स्टार्ट कराते हैं, ठीक है जी। देखिए, हम सिस्टेमिक एंटी फंगल इसमें यूज नहीं करते, और मरीज को एक एडवाइस देते हैं, कीप द ईयर ड्राई, कि जितना हो सके आप अपनी कान को क्या रखें, होशक रखें, ताकि वहां पे जो फंगल स्पीशी है उनकी ग्रोथ कम से कम हो जाए। देखिए ना, इसमें भी अगर आप लोग फॉर एग्जांपल इमेजिन करते हैं, ये जो एरिया है ना, इधर गौर से सुने, ये जो एरिया है ना, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। क्या है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। आप लोग को ये हड्डी सी ये नजर आ रही है कि नहीं, ये मेलियस है। क्या है, मेलियस, ये मेलियस है। हमारे पास जो कान के मिडल पार्ट में 3 बोन्स होते हैं, उसका जो मेलियस बोन है ना, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे हमें नजर आ रहा होता है, ठीक है जी। आप लोग एक और चीज देखें, अगर आप लोग देखें, यहाँ पे एक शाइनिंग है, ठीक है जी, ये शाइन हर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में होती है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो शाइनिंग नजर आती है इसको लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट रिफ्लेक्स या कोन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है जी। इन दोनों के नाम सेम है। सो कोन ऑफ लाइट या लाइट रिफ्लेक्स। हम जब ओटोस्कोप इस्तेमाल करते हैं ना, ओटोस्कोप, कान देखने वाली आला, उसमें लाइट होती है। वो लाइट जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, और वो हमें इस तरह कोन ऑफ लाइट की शक्ल में नजर आती है। तो इसको हम या तो कोन ऑफ लाइट कहते हैं, या इसको हम लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं। अभी हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अलग पढ़ेंगे, वेट फॉर इट, ठीक है जी। लेकिन इससे हमें अंदाजा हो गया कि यार ये वाला जो हिस्सा है ना, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो बाहर ये वाला जो एरिया है ना, ये देखिए इन्फेक्शन है, ठीक है जी। ये भी सारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर इन्फेक्शन है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एयर। वो किसका हिस्सा है, एक्सटर्नल। और ये जो इन्फेक्शन है, ये देखिए व्हाइटिश भी है, ब्लैक भी है, ये सारा जो इरेगुलर पैटर्न इन्फेक्शन है, ये भी ओटोमाइकोसिस है। क्या है, ओटोमाइकोसिस है। इसमें भी आपको फंगल हाइपी दिखती है। एक होती है एग्जामिनेशन। इन एग्जामिनेशन, जब तक मरीज की हिस्ट्री नहीं होती, जब तक मरीज की एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, तो हम किसी पर्टिकुलर डिजीज को एक्यूरेटली डायग्नोज नहीं कर सकते। तो एक तो ये हम जस्ट पिक्चर देख रहे हैं, इससे हम क्लू निकाल सकते हैं कि भाई इट डजंट सीम, इट डजंट लुक नॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल। इसका मतलब ये है कि इसमें ये इन्फेक्शन शो हो रही है। फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये टिम्पेनिक क्या है, मेम्ब्रेन है। और दूसरी बात, जब मरीज आता है फिर इसकी हम इसी चीज से, इसी लीजन से हम कल्चर लेते हैं। क्या लेते हैं, कल्चर। और जब माइक्रोबायोलॉजी वाले, हिस्टोपैथोलॉजी वाले इसको ग्रो करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अगर फंजाई है भी तो कौन सी स्पीशी है, मतलब कौन सी फंजाई है, ताकि उसके खिलाफ हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटी फंगल स्टार्ट करें, ठीक है जी। तो ये पॉइंट जो है ना, आप लोगों ने याद रखना है, चेंज करें। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट है इसके अंदर कि हम एक तो फंगल इन्फेक्शन, अब देखिए इस इन्फेक्शन में आप लोग अगर देखें, ये भी बिल्कुल सेम है। ये हेयर वगैरह नजर आ रही है कि नहीं, इसके अंदर भी है हेयर से, लेकिन ये कंप्लीटली ये मतलब क्या है, दैट इज येलो। ये क्या है, येलो है। तो ये भी फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन की जो पैटर्न है वो डिफरेंट होती है। वो वाइट भी हो सकती है, ग्रीनिश भी हो सकती है, और ये वाइट मतलब येलो भी हो सकती है, ठीक है जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फंगल। तो आप लोगों ने घर जाके, अभी तक हमने पढ़ा कि ओटोमाइकोसिस भी देखना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इस पिक्चर को गौर से सुने, अब प्लीज फोकस करें, दिस इज अ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये क्या है, टिम्पेनिक। कम से कम इस क्लास के बाद अगर कोई आप लोगों को इस तरह का पिक्चर दिखाए, दैट विल बी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। इस दोनों क्लास में, आज के दोनों क्लास के एंड पे, जब मैं कहूँ कि ईएनटी में इतनी चीजें हैं, फिर आखिर में 5 चीजें बताऊंगा नोट करने के लिए,
स्टेशन में सवाल उधर से ही आएगा, ठीक है ना, उधर से अलावा हट के कोई सवाल वो नहीं पूछते। बट आप लोग के पास इतना नॉलेज हो कि अगर थोड़ा बहुत वाइवा चले तो कुछ बोल सके, ठीक है जी। सो दैट इज कॉल्ड विच वन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर ड्रम। अब गौर से सुने, पहला सवाल ये है कि आइदर इट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल। इसमें आप लोगों को कोई परफोरेशन नजर नहीं आ रही, तो दैट इज अ नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, सो दैट इज अ नॉर्मल। अब मैं आप लोगों को एक तरीका बता रहा हूं, आप लोग इसको देख रहे अपने साइड से, मैं भी देख रहा हूं, ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं मैं भी देख रहा हूं। ये हमारा लेफ्ट बनता है और ये हमारा राइट बनता है। अब यहाँ पे इस एरिया को हम क्या कहते थे? कोना फ्लाइट। क्या? कोना फ्लाइट। ये कोना फ्लाइट आप लोगों के लेफ्ट पे है कि राइट पे? लेफ्ट पे है। और अगर आप लोग फोकस करें, इमेजिन करें, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम एज अ क्लॉक समझते हैं, जिस तरह घड़ी होती है, ये क्लॉक है। तो आप लोग ये देखिए, ये 7 o'clock है कि नहीं, या 8 o'clock है, 7 to 8 o'clock है कि नहीं। और अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर कोना फ्लाइट आपको लेफ्ट पे नजर आए और 7 to 8 या 9 o'clock पे नजर आ जाए, तो आप समझ जाइए कि लेफ्ट ईयर की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। इसका मतलब यह है कि अगर आप लेफ्ट साइड, जो आपकी जो बाएं कान है, उसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देखेंगे और उस पर जब लाइट पड़ती है तो उसकी जो रिफ्लेक्शन आती है वो हमें 7 to 8 o'clock मिलती है। समझ रहे क्या नहीं? कभी कभार हम देखते हैं उधर जो एग्जामिनर होता है वो आपको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन यही दिखाता है, बट उसमें कोना फ्लाइट इधर होती है 4 to 5 o'clock। कौन सा? 4 to 5, वो राइट साइड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब ये है, ये बहुत बड़ी बात मैंने आप लोग को बताई कि हाउ टू डिफरेंशिएट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन ऑफ द लेफ्ट ईयर एंड राइट ईयर। ठीक है जी। एक सवाल है कि यार इमेज देखने से कैसे पता चलेगा कि हम दाएं कान की पर्दे को देख रहे हैं या बाएं कान की? तो आप लोगों ने सेम, जब आप लोग उधर भी जाते हैं और आप पिक्चर देखते हैं, जो कोना फ्लाइट आपकी किस साइड पे आ रही है? लेफ्ट साइड पे, वो लेफ्ट साइड की टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। अब अगर कोना फ्लाइट आपकी राइट पे आ रही है तो वो राइट साइड के टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। एक चीज आप लोगों ने समझनी है। बट अगर आप ये बताए सर को कि सर लेफ्ट साइड कोना फ्लाइट, बात गलत नहीं है, बट अगर आप लोग परफेक्टली कहे कि सर द कोना फ्लाइट if it is seen in the otoscopic examination 7 to 8 o'clock, that will be left side tympanic membrane। और अगर 4 to 5 o'clock पे आ जाए तो वो राइट साइड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब इधर देखिए, एक मिनट, अब देखिए ये बोन, ये हड्डी नजर आ रही है कि नहीं? ये हमारे पास मिलियस है। क्या है? मिलियस है। इधर गौर से सुने, आप लोगों से 2-3 सवालात वो करते हैं। और इस मिलियस के अंदर देखिए, जहां पे एंड होती है, ये एंड आप लोगों को नजर आ रही है कि नहीं? ये फिर से सारे सुने, ये एक हड्डी है, ये मिलियस है। क्या है? मिलियस। और जहां पे क्या होता है, एंड होती है, उसको अम्बो कहते हैं। याद रखें, UMBO, दैट इज अम्बो, UMBO। सो द एंड ऑफ मिलियस इन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज नोन एज अम्बो। इसको हम अम्बो कहते हैं। ठीक है जी। अब इधर देखें, मेन पॉइंट ये है, और से सुने, ये जो एरिया है ना, इधर देखें, ये एरिया, ये जहां से मैं अब मार्कर स्टार्ट करता हूं, यहां से लेके ये सारा का सारा जितना भी एरिया है जिसमें कोना फ्लाइट भी आता है, ये सारा का सारा जितना एरिया है, इसको पार्स टेंसा कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्स टेंसा। तो लेके पार्ट्स ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के हिस्से कितने होते हैं, इसके पार्ट्स कितने होते हैं, क्योंकि वाइवा में काम आएंगे ना। ये कुछ चीजें मैंने PDF में आप लोग को लिख के इंशाल्लाह देनी भी है। ठीक है जी। तो लेके पार्ट्स ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, पार्स टेंसा, PARS, पार्स, PARS, पार्स टेंसा, TENSA। तो एक होता है पार्स टेंसा, और नीचे लेके पार्स फ्लेसेडा। समझ रहे कि नहीं? PARS, पार्स, और फ्लेसेडा, FLACCIDA। समझ रहे कि नहीं? तो एक पार्स टेंसा है और एक क्या है? पार्स फ्लेसेडा है। आप पार्स टेंसा के सामने ब्रैकेट में लेके बिगेस्ट पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या लार्जर पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, कि जो लार्जर पार्ट है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का वो पार्स टेंसा है, और जो पार्स फ्लेसेडा है ये हमारे पास स्मॉलर पार्ट ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। जब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम देखते हैं, बिल्कुल ये देखिए सारा का सारा कौन सा है? हाँ जी, पार्स टेंसा। ये कौन सा बोन है? मिलियस है। और इसका एंड क्या है? अम्बो है। और इस अम्बो के साथ जहां पे ये बोन खत्म होती है, इस अम्बो के एंड पे अगर इसकी लेफ्ट पे कोना फ्लाइट आती है, वो लेफ्ट साइड टिम्पेनिक है। और इस अम्बो की अगर वो राइट पे आती है तो 4 और 5 o'clock पे जाएगी कि नहीं? तो वो राइट टिम्पेनिक होता है। ठीक है जी। और यहाँ पे
इस मेलियस के ऊपर थोड़ा सा ऊपर छोटी सी ट्राइंगुलर शेप स्पेस होती है। कौन सी शेप? ट्राइंगुलर। तो गौर से सुने, द पार्ट ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज अ स्मॉल ट्राइंगुलर शेप स्पेस अबव द मेलियस दैट इज कॉल्ड पार्स फ्लैसिडा। इसको क्या कहते हैं? पार्स फ्लैसिडा। तो जो पार्स फ्लैसिडा है ये इस मेलियस बोन के ऊपर छोटी सी ट्राइंगुलर शेप स्पेस को कहते हैं, लेकिन इसके अलावा रिमेनिंग जितना ये एरिया है ना पूरा का पूरा, इस सबको पार्स टेंसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्स टेंसा। अब समझ गए कि नहीं? ये टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के मेन पॉइंट है। अब इधर गौर से सुने, आप लोग अगर इसको फोकस करें, ये कौन सा पार्ट है जल्दी बताएं? पार्स टेंसा। अब इस पार्स टेंसा से थोड़ा बाहर आते हैं तो ये जो बाहर वाला एरिया है पेरिफेरी, ये थोड़ी सी थिकन्ड है। क्या है? थिकन्ड। ये आप लोग देखिए, टेंस मीन कि आप लोगों को एक थिन मेम्ब्रेन नजर आ रही है, लेकिन ये थिकन्ड है। सो द थिकन्ड पार्ट ऑफ विच वन? पार्स टेंसा इन द सेंटर और पेरिफेरी, पेरिफेरी दैट इज कॉल्ड एनुलस। इसको क्या कहते हैं? एनुलस। ANNULUS दैट इज कॉल्ड एनुलस। सो ANNULUS इसको हम क्या कहते हैं? एनुलस कहते हैं। तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जो एनुलस है ये पार्स टेंसा का ही पार्ट है, लेकिन इट फॉर्म अ थिकन्ड पार्ट एंड दैट इज इन द पेरिफेरी। ठीक है जी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट यू मस्ट नो फॉर द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। अब जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं प्लीज फोकस करें और बताएं विच बोन दिस इज? वेरी गुड। एंड ऑफ द मेलियस, अम्बो। इफ द कोन ऑफ लाइट is on the left side 7 to 8 o'clock, which tympanic में? Left side. And if it is on the 4 to 5 o'clock, that is right side. ये differentiation लाजमी है। So it is the cone of light, it is the cone of light on the basis of which we can differentiate it is left side tympanic or right side tympanic. ठीक है? That is practically important. Next is, this is pars tensa and above a triangular shape is pars flaccida. Pars tensa become thickened in the periphery known as एनुलस, दैट इज कॉल्ड एनुलस। दैट इज द पार्ट्स ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है जी। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन की मेन 3 पार्ट्स होते हैं। नीचे हेडिंग दे दे लेयर्स ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, मतलब फिर टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के कुछ लेयर्स भी होते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के लेयर्स जो है वो कौन कौन से हैं और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग नीचे दे गए कि व्हाट आर दी लेयर्स ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के नीचे लेके 3 लेयर्स। इसके कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स होते हैं। कि भाई वो कौन कौन से लेयर है जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। नंबर 1 आउटर लेयर। कौन सी? आउटर लेयर। फिर नीचे लेके मिडल लेयर और इनर लेयर। ये 3 लेयर्स होती है जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है जी। अब जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है गौर से सुने, इसकी 3 लेयर्स मैंने बताई है। डॉक्टर साहब कौन कौन सी? आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। वेरी गुड। जो आउटर लेयर है इसके सामने ब्रैकेट में लेके मेड अप ऑफ एपिथेलियम। ये किससे बना है? एपिथेलियम। जो एपिथेलियल टिश्यूज होती है ये कौन सी लेयर बनाती है? आउटर लेयर बनाती है। ठीक है जी। जो मिडल लेयर है इसके सामने लेके इट इज अ फ्लेक्सिबल लेयर। ये क्या है? फ्लेक्सिबल लेयर है। और जहां पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। किस चीज से? फाइब्रस टिश्यू। मैं आप लोगों को एक सिंपल सी सेंटेंस बताता हूं ताकि इंशाल्लाह आप साल बाद भी रिकॉल करें तो कहे यार सर ने ये बहुत आसान बताया था। जो मिडल लेयर है इट इज अ फ्लेक्सिबल लेयर मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच कंटेन ब्लड वेसल एंड नर्व्स। इसके अंदर ब्लड वेसल एंड नर्व्स होती है। इसको हम कहते हैं न्यूरोवास्कुलर बंडल। क्या कहते हैं? न्यूरोवास्कुलर बंडल। ये कौन से लेयर के अंदर होती है? मिडल लेयर के अंदर होती है। और जो इनर लेयर है इसमें लेके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोजा। ये किससे बना है? म्यूकोजा से बना होता है। ठीक है जी। तो जो इनर लेयर है ये इनर पार्ट हमेशा आप लोग को पता है कि वो म्यूकोसा से बनी होती है। ठीक है जी। और ये जो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है आप लोग क्या समझते हैं कि इसकी पीछे कौन सा पार्ट है? मिडल एयर है। कौन सा है? मिडल एयर। क्योंकि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन पे जाके एक्सटर्नल एयर खत्म हो जाता है। तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के पीछे क्या है? मिडल एयर है। तो अगर आप लोग इस तरह वैसे जहन में याद रखें तो गलत नहीं होगा कि द इनर लेयर ऑफ टेम्पेनिक मेम्ब्रेन विच इज अ म्यूकोजा इट इज कंटिन्यूअस एज अ म्यूकोजा ऑफ द मिडल ईयर लेटर। ये मिडल ईयर की म्यूकोजा के साथ फिर कंटिन्यूअस हो जाती है। ठीक है जी। तो हमने कहा कि टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के कितने लेयर है? 3 लेयर। कौन कौन सी? आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियम से बना है और जो मिडल लेयर है वो फाइब्रस टिश्यू से बना है जिसमें वेसल और नर्व्स होते हैं। ठीक है जी। और जो इनर लेयर है वो म्यूकोजा से बना होता है। ठीक है जी। तो ये है टेम्पेनिक मेम्ब्रेन और इसकी डिफरेंशिएशन याद रहेगी कि नहीं? तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को स्टार लगाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईएनटी एग्जामिनेशन।
टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर सवाल जरूर आते हैं, ठीक है जी। अब इसको देखें, ये थोड़ा सा और भी क्लियर है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में अगर हम देखते हैं, ये जो थिकन पार्ट है, और से सुने, ये तो एनुलस है, क्या है, एनुलस है। अब यहाँ पे देखिए हड्डी आ रही है, यहाँ पे खत्म होती अम्बो है। अब ये सारा का सारा पास टेंसा है, क्या है, पास टेंसा। बट इसमें कोना फ्लाइट उस तरफ नहीं है, याद है कि नहीं, उसमें कोना फ्लाइट लेफ्ट की तरफ थी और ये राइट की तरफ। ये कौन सा है, राइट साइडेड। तो अगर इस तरह का टिम्पेनिक मेम्ब्रेन सर ने दिया है और कहते हैं कि नीचे डायग्नोज लेके, तो गुड स्टूडेंट शुड राइट साइडेड ईयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है जी। आपने साइड जरूर बताना है कि आप जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन देख रहे वो लेफ्ट साइड का है या राइट साइड का होता है, ठीक है जी। ये आप लोगों को ये मिलेगी, सारी पिक्चर में दूंगा, सिर्फ आप लोगों को ये समझाने के लिए कि देखिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एक लेफ्ट की और राइट की दोनों में जो डिफरेंस है वो हम कोना फ्लाइट पे करते हैं, ठीक है जी। एक और पॉइंट इधर गौर से सुने, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखें। पहले आप लोग से मेरा सवाल ये है, इट लुक नॉर्मल और एबनॉर्मल, दैट इज एबनॉर्मल। ये हमें नॉर्मल नजर नहीं आ रही, इसमें जो कोना फ्लाइट है वो भी प्रॉपर नजर नहीं आ रही। व्हेन देयर इज एनी पैथोलॉजी यू विल नॉट सी दैट कोना फ्लाइट प्रॉपरली, ठीक है जी। और कभी कभार जब हम कान को देखते हैं अंदर से और उस पर जब लाइट पड़ती है ना, अगर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हम प्रॉपर विजुअलाइज ना करें तो नॉर्मल बंदे में भी हमें कोना फ्लाइट एक्यूरेट नजर नहीं आती। और ये याद रखना है कि जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, कोना फ्लाइट देखने से हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है जी। अब यहाँ पे बिल्कुल अब स्क्वायर का मतलब हेडन है, ठीक है जी ना, हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रही। इसमें आप लोग को ये बुलबुलों की तरह, मतलब ये है बबल्स की तरह, ये फाइंडिंग नजर आ रही है कि नहीं, दीज आर फ्लूइड फिल्ड लीजन। ये क्या है, फ्लूइड फिल्ड। अब और से सुने, ये टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बैक साइड पे होती है, कहां पे, बैक साइड। तो ये एक्सटर्नल ईयर का मसला हुआ कि मिडल ईयर का, मिडल ईयर। लास्ट टाइम इन आरई स्टेप 2 में 3 स्टेशन के ऊपर ये पिक्चर आई थी, ठीक है ना, 3 स्टेशन के ऊपर ये पिक्चर आई थी। आप लोग गौर से सुने कि जो मिडल ईयर है उसमें अगर ऐसी ईयर आ जाए, ईयर फील्ड लीजन आ जाए जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर हमें दिख जाए, ठीक है, इसमें अभी परफोरेशन नहीं है और ये ईयर फील्ड लीजन है, इसको हम कहते हैं सीरस। का मतलब क्या है, सीरस, सिक्रीटरी मीन सीरस मीन फ्लूइड, SEROUS, सीरस, नाम सुना है कि नहीं। इसको हम कहते हैं सीरस ओटाइटिस मीडिया। क्या कहते हैं, सीरस ओटाइटिस मीडिया। इसका मतलब यह है कि इट इज अ कंडीशन characterized by accumulation of fluid in the middle ear which lead to its inflammation, ठीक है जी, that is called serous otitis media। ब्रैकेट में लेके SOM, S मीन serous, O मीन otitis और media, ठीक है जी। ये serous otitis media है। इसमें कोई पस वगैरह नजर आ रही है, इसमें कोई पस नहीं है, तो ये सपोरेटिव नहीं है, तो इसका दूसरा नाम है नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसका दूसरा नाम क्या है, नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईयर लीजन है लेकिन इसके अंदर पस नहीं बनी है, तो ये सपोरेटिव है कि नॉन सपोरेटिव, नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। इसमें जो मतलब फ्लूइड है वो बनती रहती है, इनर ईयर जो है ये फ्लूइड बनाती है, म्यूकस सिक्रीशन करती है, म्यूकोजा से म्यूकस आती है, लेकिन ये नेचर का कानून है, जहां पे फ्लूइड बनती है तो उसको ड्रेन भी होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है, ड्रेन। अगर ये बनती रहे बट ड्रेन ना हो पाए तो फिर अकुमुलेट होगी कि नहीं, एंड दैट लीड टू दिस नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। इसका दूसरा नाम है सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया। क्या है, सिक्रीटरी। इसमें जो सिक्रीशंस है ना वो मिडिल ईयर के अंदर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है जी। और इसका चौथा नाम लेके ग्लू ईयर, इसको क्या कहते हैं, ग्लू ईयर भी इसको हम कहते हैं। ये नाम सुने हैं कि नहीं। तो देखें, सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया, नॉन सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ग्लू ईयर, ये सारे के सारे इसके नाम होते हैं, ठीक है जी। इस पे जो मरीज आता है इसमें हमें क्या नजर आती है, नंबर 1 आप लोग खुद सोचिए, मिसाल के तौर पे एक पर्दा है, एक मेम्ब्रेन है, और इसके पीछे जो है ना, अब हम लोग ज्यादा कर रहे तो मेम्ब्रेन पे प्रेशर लगेगी कि नहीं। तो मेम्ब्रेन जो है ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आपको अपनी तरफ थोड़ी सी बल्ज नजर आएगी कि नहीं। तो लेके सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया के नीचे ओटोस्कोपिक फाइंडिंग, कि जब आप ओटोस्कोप के जरिए टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं तो उसकी फाइंडिंग क्या होनी चाहिए, बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। क्या है, बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है जी। जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, इधर देखिए थोड़ी सी जो है वो बाहर की तरफ ऐसे बल्ज हो जाती है, क्योंकि बैक एंड से उस पर फ्लूइड आता है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। सो बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। और इसमें सेकंड लेके मतलब हिडन कोना फ्लाइट, जो कोना फ्लाइट है वो हिडन होती है, वो हमें प्रॉपर नजर नहीं आती।
और आप लोग थर्ड नंबर पे ये लिख सकते हैं कि एक्चुअली दैट इज कॉल्ड फ्लूइड फिल्ड बबल्स। इसके अंदर क्या होती है? फ्लूइड फिल्ड बबल्स होती है। समझ रहे क्या नहीं? तो फ्लूइड फिल्ड बबल्स, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बल्जिंग या जो रिट्रैक्शन है ये हमें नजर आती है, एंड दैट इज सिक्रीटरी ओटाइटिस मीडिया। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड। ठीक है जी, इसके बाद इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को देखते हैं। इसमें क्लियर कट पता चलता है इसमें पस है। क्या है? पस है। ये येलो है कि नहीं? इसमें पस नजर आ रही है। अब इसमें जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसमें भी उस तरह कोना फ्लाइट हमें नजर नहीं आ रही क्योंकि लीजन है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बैक साइड पे है। सो दैट इज कॉल्ड सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये क्या है? सुपरेटिव। इट इज अ पस कंटेनिंग इन्फेक्शन, पायोजेनिक इन्फेक्शन। तो ये बैक्टीरियल इन ओरिजिन होता है और ये सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है। ठीक है जी, लेकिन इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन नहीं है। सो दैट इज ASOM, अक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ठीक है जी, इसमें जो पेशेंट आता है उसको हाई ग्रेड फीवर होती है क्योंकि इन्फेक्शन है ना, तो हाई ग्रेड फीवर होती है। अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे पस है, इन्फेक्शन है, तो फिर मिडल ईयर के अंदर जो बोन्स की कंडक्शन है साउंड वेव की, वो प्रॉपर नहीं होगी। तो इस पेशेंट में कंडक्टिव हियरिंग लॉस की हिस्ट्री होती है। ठीक है जी, और साथ में ईयर पेन होता है। जिस साइड की इन्फेक्शन है उस साइड की मरीज को अच्छा खासा दर्द होता है। इसको ओटाल्जिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाल्जिया। तो अफेक्टेड साइड पे ईयर पेन, दैट इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस, टेंडरनेस इन द ऑरिकल, ये सारे सिम्टम्स होते हैं इन ओटाइटिस मीडिया। बट अगर आपको इस तरह की पस लीजन बताए तो दैट इज सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये क्या है? सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। एक और प्रैक्टिकल बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेगी। वैसे अगर हैंड्स में आपसे सर ये पूछे कि यार एक मरीज है उसकी कान में दर्द है, तो हमें कैसे कुछ हद तक पता चलेगा कि ये जो कान का दर्द है उसको एक्सटर्नल ईयर प्रॉब्लम से है या मिडल ईयर प्रॉब्लम से है? दोनों में हो सकता है ना, कि इफ देयर इज एनी ईयर पेन, हाउ यू विल डिफरेंशिएट इट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना और ओटाइटिस मीडिया। समझ रहे क्या नहीं? व्हाट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना? इन्फ्लेमेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर। ओटाइटिस मीडिया इन्फ्लेमेशन ऑफ मिडल ईयर होता है। आज आप बताएं। Okay, anyone else? शाबाश, excellent, very good question, very good answer he gave। अगर ईयर लोब्स, ये क्या है? ईयर लोब, मतलब इसको हम ईयर लोब्स कहते हैं। अगर इसकी थोड़ा सा नीचे खींचने से अगर पेन की इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ती है, दैट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना। वो क्या है? ओटाइटिस एक्सटर्ना, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। और आप पुल कर रहे हैं और पहले से उसमें क्या है? लीजन है, तो आप उसको ज्यादा खींचने की कोशिश करते हैं और उस लीजन को ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कांच खींचने से, अगर ईयर लोब खींचने से पेन इंटेंसिटी ज्यादा होती है, दैट इज ओटाइटिस एक्सटर्ना। अगर पेन इंटेंसिटी कम होती है, ओटाइटिस मीडिया होता है। बात समझ रहे कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये एक हिंट्स है जो आप लोगों ने याद रखनी है। एक्सीलेंट, ग्रेट। और इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, बाद में जब ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि लीजन जो है वो कान के बाहर वाले हिस्से में है या अंदर वाले हिस्से में है। ठीक है जी, सो दैट इज कॉल्ड ASOM, अक्यूट सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया।